इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनिषेक जनक जनन करने वाला जीव है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पार्थोजेनेसिस से ऑर्गेनिज्म जो है शो होता है, तो वो है हनी बी यानी कि मधुमक्खी। ठीक है, तो 100 ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक प्रारूपिक परिपक्व आवर्तबीजी भ्रूण कोश में कितने केंद्रक व कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? तो पहले केंद्रक पूछा है, केंद्रक होती हैं 8 और कोशिकाएं होती हैं 7। तो 8 और 7 वाला ऑप्शन हमें देखना है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 100 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाए। ठीक है, एक ही लैंग्वेज में मैं इसको पढ़ूंगा, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आपको पूरा समझाना है मुझे, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कौन सा जीव XO प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करता है? तो वो होता है आपका टिड्डा। टिड्डा में वाई नहीं होता है क्रोमोसोम, इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका ग्रास हॉपर जो है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए की आणविक संरचना में नाइट्रोजन क्षार कौन से बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़ता है? तो ग्लाइकोसाइडिक जो है आपका बी ऑप्शन, ये वाला इससे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पूछा गया, निम्न में से कौन सा स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? तो इसमें से कौन सा है? तो वो होगा आपका बी ऑप्शन, आम वाती संधि शोध। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्थराइटिस वाला जो ऑप्शन है बी वाला, ये आपका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चैनल का नाम तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। आप तो यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा रोग असंक्रामक रोग का उदाहरण है? असंक्रामक रोग यानी कि जो मतलब किसी संक्रमण के द्वारा नहीं होता। तो कैंसर जो है असंक्रामक है, इस ये मतलब किसी से नहीं होता। जैसे मेरे पास में अगर कैंसर का मरीज बैठा है तो मुझे संक्रमित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की पर्णवधारी कीट प्रतिरोधी है? तो आपकी हिमगिरी जो है, ये वाली गेहूं की किस्म जो है इस तरह की प्रतिरोधी मानी जाती है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर, डीएनए खंडों को जोड़ने में उपयोग किए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है लाइगेज है ना, इसमें मैं ऑप्शन लगाना भूल गया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ध्यान करना। डीएनए लाइगेज, ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, डीएनए लाइगेज जो है ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर भी मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर देता हूँ कलर, ताकि आपको दिक्कत ना हो, यहाँ पर भी इसको कर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीटी कपास में समाविष्ट किए गए क्राई जीन कौन से हैं? तो क्राई 1AC और क्राई 2AB, याद रखना क्राई 2AB होता है साथ में, ना कि क्राई 1AB। कभी कभी स्टूडेंट क्या है देखते हैं क्राई एसी है और क्राई एबी है, बस इतना देखते हैं, 1 और 2 में ध्यान नहीं रखते। तो 1 और 2 दोनों आएगा, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए पूरा सोल्यूशन है, कंप्लीट दिखाऊंगा, चिंता मत करिए, आराम से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला है, उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि खालिस्तान कहलाती है, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं उसको माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन मैंने दे दिया, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संसार में कुल खालिस्तान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो 36 है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव जीनोम के बहुत बड़े भाग का खालिस्तान जो है निर्माण द्वारा होता है, तो उसको बोलते हैं हम पुनरावृत्ति अनुक्रम। ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस के द्वारा होता है, तो यहाँ पे आपका ये इंग्लिश मीडियम के लिए आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, औषधि पोषक चक्र के भंडार धरती के क्रस्ट में स्थित होते हैं, जिसको हम हिंदी में भूपरपट्टी बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी में यहाँ पे आप भूपरपट्टी लिख दोगे, इंग्लिश में यहाँ पे क्रस्ट लिख दोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सहलगनता को परिभाषित करना है। तो सहलगनता दो जीनों का एक शारीरिक जुड़ाव है। समझे आप, सिंपलेस्ट भाषा में आपको मैं पूरा बायोलॉजी का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, इससे सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ट्राई भी करोगे तो। अब ये इसमें आगे थोड़ा सा और कर देंगे यार, 1 नंबर देना है उसको तो थोड़ा सा तो बताना चाहिए। एक ही गुणसूत्र पर जीनों के आपस में जुड़ने की प्रक्रिया को सहलग्नता के रूप में जाना जाता है। इस तरह से हम डेफिनेशन लिखेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताई है। सेम इंग्लिश मीडियम के लिए भी अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं 1-2 क्वेश्चन जो छोटे होंगे उनको डिस्क्राइब कर दूंगा। लिंकेज इज ए फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स, या फिर हम इसके नीचे और भी लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ जीन्स क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है, बिंदु परिवर्तन के परिवर्तन से उत्परिवर्तन से आप जो है उत्पन्न एक रोग का नाम आपको बताना है। बिंदु पॉइंट जो है आपका, पॉइंट म्यूटेशन की बात हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन से कौन सा डिजीज जो है वो आपका हो सकता है, या उत्पन्न रोग कौन सा है? तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ये जो पॉइंट रोग का उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नाम को आप रट लेना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अनीमिया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्षा की परिभाषा लिखनी है आपको। तो इम्यूनिटी रेफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू प्रिवेंट द इन्वेंशन ऑफ पैथोजेंस, यानी कि प्रतिरक्षा का तात्पर्य रोग जनकों के आक्रमण को रोकने के लिए शरीर की क्षमता से है। यहाँ पर है आपका विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का कौन सा भाग अधिक उपयुक्त है तथा क्यों। तो चलिए हम देखते हैं। विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए पादप का शीर्ष या फिर हम विभोज्य उत्तक बोलते हैं उसको, कक्षीय भाग यानी कि विभोज्य उत्तक सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यह भाग विषाणु से अप्रभावित रहता है। ठीक है, यानी कि ये इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पर वही चीज बोला गया है, द मेरिस्टेम इज द प्लांट पार्ट दैट इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग वायरस फ्री प्लांट्स, दैट दिस इज बिकॉज इवन व्हेन द प्लांट इज इन्फेक्टेड, भले ही पेड़ इन्फेक्टेड हो विद वायरस से, द मेरिस्टेम रिमेन्स इन्फेक्शन फ्री। ठीक है, ये अप्रभावित रहता है विषाणुओं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है वैद्युत कण संचालन को परिभाषित करना है। तो वैद्युत कण संचालन एक तकनीक है जिसका उपयोग मिश्रण के घटकों को अनेक आकार के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। यह मिश्रण डीएनए, आरएनए या प्रोटीन का मिश्रण भी हो सकता है, यानी कि हमारे जो मिश्रण है उनके घटकों को आकार के आधार पर, यानी कि किस डीएनए का अगर आकार बड़ा है तो आरएनए का आकार छोटा है, और उससे भी छोटा प्रोटीन का है, तो इन तीनों को आकार के हिसाब से ही अलग कर देगा। ठीक है, तो वही चीज है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इज ए टेक्निक यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। द मिक्सचर कुड बी ए डीएनए, आरएनए, इवन ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पर यहाँ पे ना पारजीवनी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर रहा है, परजीवी का नहीं बोल रहा है, ये परजीवी गलत मिसप्रिंट है। पर यहाँ पे आपका पारजीनी होगा। ठीक है, पारजीनी कर लेना आप इसको। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो एक पारजीनी जंतु वह है जिसका जीनोम किसी अन्य प्रजाति या नस्ल के जीन या जीन के स्थानांतरण द्वारा बदल दिया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, केवल जीन जो है बदल दिया जाता है जिससे प्रजातियां जो नई प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पे यही बोला गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल इज वन whose genome has been altered by the transfer of a gene or a gene from another species or breed। ठीक है, नस्ल से आपकी यहाँ पे। सातवां जो क्वेश्चन है, नेट प्राथमिक उत्पादक से क्या समझते हैं ये आपको बताना है। प्राइमरी जो नेट प्रोडक्टिविटी है उससे बताना है। तो नेट प्राथमिक उत्पाद स्वपोषी द्वारा नियत ऊर्जा एवं उसके श्वसन के बीच का अंतर है। ठीक है, ये आप समझते हैं क्या इससे, नेट प्राथमिक उत्पाद से, कि नेट प्राथमिक उत्पाद स्वपोषी द्वारा नियत ऊर्जा और उनके श्वास के बीच का अंतर है। यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स एंड देयर रेस्पिरेशन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बाह्यस्थानीय और स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण आपको देना है, एक उदाहरण। तो बीज बैंक जो है बाह्यस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, और राष्ट्रीय उद्यान, वन प्राणी अभ्यारण्य जो होते हैं, पवित्र उपवन जो होते हैं, ये सारे के सारे अंतःस्थानीय या स्वस्थानीय भी बोलते हैं, दोनों नाम ध्यान रखना। आपका यहाँ पे अंतःस्थानीय नहीं लिखा हुआ है, अंतःस्थानीय आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अंतःस्थानीय या स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। इसी को यहाँ पे एक्स सेतु और इन सेतु बोला जाता है, और इनके एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखे हैं, घने सारे हैं, घने सारे, मतलब यहाँ पे जू है, एक्वेरियम है, सीड बैंक्स है, बॉटनिकल गार्डन्स एक्सेट्रा है, और इसके बाद में नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व पार्क्स और सेंचुरीज है। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हो जाएंगे आपके। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना है कि आप जितने भी अपने अर्धवार्षिक से के पेपर्स भेजना चाहते हैं, जिला जरूर मेंशन करें। जब भी आप पेपर भेजेंगे जिला जरूर लिखें, ताकि हमें पता रहे कि आप किस जिले से उस क्वेश्चन पेपर को सेंड कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, खंड बी से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है, 1.5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन से, तो इनको हम सभी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन बी में क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 50 शब्द, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शब्द सीमा की इंपॉर्टेंस जब होती है जब क्वेश्चन बड़ा हो, छोटे क्वेश्चनों में कोई भी शब्द सीमा नहीं होती है, ध्यान रखना आप। ये बात मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉपिंग चेकिंग कैसे होती है और कैसे किया जाता है, हमारे सामने होती है, हम देखते भी हैं, और जब किया होगा तो वो बात अलग है। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है, बंध्य दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली 3 विधियों के नाम बताने हैं। यानी कि जो मेथड्स हैं वो असिस्ट करते हैं इनफर्टाइल जो कपल्स होते हैं जिनके बच्चा नहीं होता है, तो उनके लिए क्या विधियां हो सकती हैं। तो विधियां हो सकती हैं परखनीली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण, इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और अंतः कोशिकीय द्रव्य वेधन यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और कृत्रिम गर्भधारण यानी आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन। उसके बाद में आते हैं इंसिमिनेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए अपनाए जाने वाले 3 उपाय आपको बताने हैं। कोई भी 3 उपाय बता सकते हैं, हमने 5-7 लिख दिए, जो याद रहे आप रख लीजिए।
तो सबसे पहला क्या हो सकता है, सहवास के दौरान कॉन्डोम उपयोग करें, समलैंगिकता से दूर रहें, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी से, और परगामी व्यक्ति से यौन संबंध ना बनाएं, डोंट हैव ट्रांस उसको बोलते हैं ट्रांसजर उसको, और वेश्यावृत्ति से दूर रहें, प्रोस्टिट्यूशन से दूर रहना, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर किसी चिकित्सक से परामर्श लेना, यानी कंसल्ट विद योर डॉक्टर्स, और उसके बाद में अनजान व्यक्ति से यानी कि आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, डोंट हैव सेक्स विद द अननोन पर्सन्स। तो ये आपके आंसर्स हो गए हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर 6 की बात करें। कायिक संरक्षण को उदाहरण सहित परिभाषित करना है, ठीक है, तो आपको डिफाइन करना है इसको। तो कायिक संकरण, यहाँ पे सॉरी संरक्षण बोल दिया मैंने, संकरण है। तो यहाँ पे कायिक संकरण बनाने के लिए उपयुक्त पोषक माध्यम पर विभिन्न किस्मों और या फिर पौधों की प्रजातियों से प्राप्त कायिक कोशिकाओं के प्रोटोप्लास्ट के संलयन की प्रक्रिया को कायिक संकरण कहा जाता है। बस इतना सा ये डेफिनेशन है। या फिर अगर आपको ये डेफिनेशन भारी लगती है, कई बच्चों को ना कुछ चीजें भारी लगती है, उदाहरण मैं बताता हूँ, उदाहरण भी देना है ना मैं, तो उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए पोमाटो है, पोमाटो क्या है, टमाटर और आलू, यानी टमाटो और पटाटो को मिला करके पोमाटो बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये इसका एग्जाम्पल है, क्लियर हुआ, आलू और टमाटर से मिला और हमने बनाया इसको पोमाटो। तो ये एग्जांपल हो गया, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी लगेगी क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म्स यूज होंगे तो डेफिनेशन आपके लिए भारी बनेगी ही बनेगी। बायोलॉजी के जो अंग्रेजी वर्ड है वो तो माशा अल्लाह है, और जो हिंदी वर्ड है वो सुभान अल्लाह है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, आप दोनों को ढंग से पढ़ भी नहीं सकते जल्दी से, ठीक है। तो या फिर इसका जो आप एग्जाम्पल अगर मतलब यहाँ डेफिनेशन देना चाहें तो और थोड़ा सा इजी बता दें हम, जीव द्रव्यक संवर्धन या कायिक संकरण, ध्यान रखना ये दो नामों से जाना जाता है। कभी जीव द्रव्य संवर्धन आ जाए और आप समझो कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं था, ले ये क्या हुआ, अरे भैया कायिक संकरण को ही जीव द्रव्य संवर्धन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, ठीक है, या फिर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को पृथक करके कायिक कोशिकाओं के जीव द्रव्यों में संयोजन क्रिया किया जाता है। संयोजन यानी मतलब क्या कहते हैं, एक तरह से एग्जैक्ट हिंदी तो क्या बोलूं मैं आपको, जोड़ा जाता है एक तरह से, मान लीजिए, मतलब उससे मैचिंग किया जाता है, मिलाया जाता है, संयोजन किया जाता है, जिसका प्रयोग लैंगिक संकरण के स्थान पर कर सकते हैं। इस क्रिया को कायिक संकरण कहते हैं। तो दो डेफिनेशन आपके सामने हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए भी दो ही डेफिनेशन दूंगा, ऐसा नहीं पक्षपात नहीं करूंगा भाई, ठीक है। दोनों में से जो आपको ईजी लगे ना उसको आप याद करिए, ठीक है। कहीं कहीं कुछ ऐसे बायोलॉजी के टर्म होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको लिखना ही होगा, अदरवाइज वो आंसर का कोई भी जो औचित्य यानी कि कोई मीन नहीं निकलेगा, और मीन ना निकलना ही सबसे बड़ी तकलीफ होती है किसी क्वेश्चन के आंसर की। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख दिया भैया, पढ़ के बताऊंगा फिर से लंबा चौड़ा भाषण हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज में जो चीज़ें पढ़ोगे ना आप, जैसे जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको हिंदी अच्छी लगती है, लेकिन ईजी लैंग्वेज में इंग्लिश जो है आपकी सबसे ईजी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो इंग्लिश अगर आप याद करते हैं तो आंसर्स भी आपके छोटे होते हैं, ज़्यादा उसमें लिखना नहीं पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है जिस भी मीडियम से आप पढ़ रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, एकल कोशिका प्रोटीन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। तो जानवरों और मानव पोषण के लिए सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादित खाद्य प्रोटीन को एकल कोशिका प्रोटीन कहा जाता है। एकल कोशिका प्रोटीन मानव भोजन की खुराक और पशु आहार के लिए एक प्रोटीन का स्रोत है, जिससे कि उदाहरण के लिए हम मशरूम और स्पूरिलीना ले सकते हैं। ये दोनों उदाहरण आपको याद रखना है, उदाहरण भी पूछा है इसमें, ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश वालों को भी लिखा है, बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, कोई चिंता वाली बात नहीं, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा गारंटीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आठवें, प्रतिकृतियन का उद्भव क्या है। तो यहां पर आपको बताना है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है। तो एक गुण सूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है जिसे प्रतिक्रयन प्रतिकृतियन का उद्भव कहते हैं, जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। प्रतिकृतियन की शुरुआत जो है दिशाहीन या द्विदिशात्मक दिशात्मक हो सकती है, ठीक है। ये प्रतिकृतियन का उद्भव क्या है ये हमने इसमें इस लाइनों में बताई है, ठीक है। यही चीज आपको क्रोमोसोम कंटेन्स ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन। द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया, बहुत सिंपल है वर्ड में, तो ऐसे ही बहुत सिंपल सिंपल आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं। बायोरिएक्टर से क्या समझते हैं आप, इसको समझा देंगे हम। बायोरिएक्टर क्या है, बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों जंतुओं कोशिकाओं का उपयोग करके कच्चे माल को जैविक उत्पादों जैसे एंजाइमों में या व्यष्टि आदि में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। वांछित उत्पादों के अनुकूल परिस्थितियां जैसे तापमान, ठीक है, पीएच लवण, जो पीएच लवण है वो तापमान, विटामिन, ऑक्सीजन आदि को बायोरिएक्टर उपलब्ध कराता है और जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ये देता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यही चीज इसका इंग्लिश वर्जन लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर जो लिखा है। आपको समझने में मजा जब आएगा, क्योंकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पढ़ लेंगे और एक बार थोड़ा सा हिंदी को एक बार रीड करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको मजा आ जाएगा समझने में, बोलेंगे हाँ यार वाकई में ईजी था। 10th क्वेश्चन की बात,
आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं आनुवांशिक रूप से, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर है इसका आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा फसलों को अगर हम उगाते हैं तो क्या होता है, अजैविक प्रतिबलों यानी ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि इस क्राइटेरिया को हम कंट्रोल जो फसलें होती हैं इस क्राइटेरिया में फिर भी हम उनको उगा सकते हैं अगर ये क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है तो, ठीक है ना? इसके बाद में रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता जो है वो हो जाती है। यानी कि जो हम खाद वगैरह डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं, उस पे भी हम निर्भरता जो है हमारा कम हो जाता है। इसी तरह से कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होती है ये, ठीक है? और पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि करती है। यानी कि यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। जैसे कि हम बहुत सारी यूरिया खाद वगैरह मिट्टी में डालते हैं तो उनसे क्या नष्ट हो जाती है, लेकिन आनुवांशिक रूपांतरण के द्वारा वो नष्ट नहीं होती है, लंबे समय तक रहती है। खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि होती है। जितना भी उसका पोषक तत्व है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, जबकि हम यूरिया खाद वगैरह डालते हैं ये जो आर्टिफिशियल, उससे जो है उसकी विटामिन मरते हैं, बहुत सारी चीज़ें मरते हैं, वो गुणवत्ता नहीं रहती, वो स्वाद नहीं रहता, बहुत सारे कारण हैं उनके। तो हमारे कितने बताने थे, कोई 3 हमने पढ़ कितने लिए, कोई 5, ठीक है? 5 में से जो आपको याद रहता है वो याद कीजिए। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 5 ही मैंने केवल केवल इंग्लिश मीडियम के लिए लिखा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ते हो, लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, कई लोगों को क्या होता है इंग्लिश में रटते हैं क्योंकि उनको हिंदी पता नहीं होती उसकी, तो हिंदी यहाँ से देखिए भैया, ऊपर हिंदी है नीचे इंग्लिश है। 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। 11वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बीटी अविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, कुछ जीवाणु जो है बीटी अविश के रवे उत्पादित करते हैं। ये रवे उन्हें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते, तो भैया क्योंकि इन जीवाणुओं द्वारा ही वो रवे उत्पादित होते हैं, और जब इन्होंने उत्पादित किए हैं तो वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन वो किसी और के जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनके संपर्क में जाएंगे तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनको जो चीज़ चाहिए था वो मिल जाता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ समझ सकते हैं। कुछ बीटी उपभेदों द्वारा उत्पादित क्राय प्रोटीन बैक्टीरिया को स्वयं नहीं मारते क्योंकि विष निष्क्रिय होता है। यानी कि उनके अंदर जो खुद बैक्टीरिया बना रहे हैं तो उनका विष जो वो आपके अंदर से ही निकला है तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा ना, तो उस तरह से उसका निष्क्रिय होता है। और यहाँ पर आविष निष्क्रिय होता है, ठीक है, निष्क्रिय। तो बैक्टीरिया में विष एक निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जब तक वो विष रहता है वो निष्क्रिय रहता है, ठीक है? जैसे अगर हम दूसरी जगह उसको कोई कीट ले ले, जैसे कि कोई कीट के शरीर के अंदर वो प्रवेश करता है तो वो सक्रिय हो जाता है, ठीक है? और इस जो विष को, जब बैक्टीरिया में विष एक निष्क्रिय रूप में मौजूद होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोटॉक्सिन कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वर्ड कभी कभी पूछ लेगा एमसीक्यू में तो आप फंस जाओगे। ध्यान रखना है, प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है, बैक्टीरिया में जो विष है ना वो निष्क्रिय रूप में मौजूद रहता है, जिसे हम प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं। यही चीज बिल्कुल सेम टू सेम भैया नीचे लिखी है, इसको आप पढ़ लेना तो इसको पढ़ लेना, समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक उत्पादकता को परिभाषित करनी है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादकता किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद विभिन्न पौधों की प्रजातियों और उनकी प्रत्येक प्रकाश संश्लेषण दक्षता पर निर्भर करती है। ये निर्भर भी किस पे करती है, हम उपयुक्त परिभाषा के अंदर बता देंगे ताकि एग्जामिनर खुश होकर पूरे मार्क्स दे दे, ठीक है? और यहाँ पर उसका इंग्लिश वर्जन है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इसको गेन करें, ठीक है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती परिस्थितिक पिरामिड में अंतर आपको बताने हैं भैया। दोनों में आमने सामने अंतर लिखे हैं टेबुलर फॉर्म में। पहला जो है ऊर्जा के कितने अंतर बताने हैं, आपको बताया नहीं है, एक अंतर बताना है, इसका मतलब एक एक इसका इसका, ठीक है? 1.5 नंबर का मार्क्स है, आप कोई भी एक अंतर बता सकते हो, लेकिन आपको दोनों अंतर याद रहे तो बेहतर होगा। ऊर्जा के जो पिरामिड है सदैव ऊर्ध्ववर्ती होते हैं, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा कम हो जाती है। और यहाँ पर वृक्ष के पारितंत्रिक की संख्या का पिरामिड जो है उल्टा या अधोवर्ती होता है, ठीक है? दूसरा है यहाँ पे वन पारितंत्र, घास के मैदान पारितंत्र में जीवों की संख्या तथा जैव भार के पिरामिड सीधे बनते हैं क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या तथा जैव भार कम होता जाता है, ठीक है? और यहाँ पे तालाब तथा समुद्र के परितंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा उल्टा बनता है क्योंकि मांसाहारी बड़ी मछलियों का जैव भार प्राणी पलवक व उत्पाद सॉरी पलवक व पादप पलवक से अधिक होता है, ठीक है? क्योंकि मांसाहारी बड़ी मछलियों का जीव भार जो है वो प्राणी पालवक और पादा पालवक से अधिक होता है, ठीक है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, अपराइट पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड में अंतर यहाँ पे 3 लिखे गए हैं, ठीक है भाई साहब? आपको जो अच्छा लगता है वो याद कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में पूछा गया आपसे जैव विविधता के सभी आवश्यक घटकों को लिखिए। तो 3 ही आवश्यक घटक होते हैं, आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और पारिस्थितिक विविधता, ठीक है? जिसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज
डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ठीक है, ये तीन ही होते हैं। तो आपको कभी एमसीक्यू बन जाए जैव विविधता के कितने घटक होते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए कि तीन घटक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता क्यों उपयोगी है? तो भैया ये श्रृंखला जो है, ये एक खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखता है। यह एक स्वस्थ खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर में विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं जो क्रमिक पोषी स्तरों में ऊर्जा प्रवाह में मदद करते हैं। इसलिए जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है जैव विविधता का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये हमें 1.5 नंबर में लिख देना है। इसका आंसर आपका इंग्लिश वर्जन ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आ गया बाह्य निषेचन की परिभाषा, युग्म जनन और भूर्ध भवन के बीच में आपको अंतर बताना है, या फिर निषेचन की परिभाषा लिखनी है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताना है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसको हम देख लेते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया जो है मादा शरीर के बाहर यानी कि जल या किसी अन्य माध्यम में होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मादा अंडाणुओं पर नर शुक्राणुओं को छोड़ता है जिससे निषेचन होता है, यानी कि जो निषेचन प्रक्रिया है वो किसी शरीर के अंदर ना होकर के बाहरी वातावरण में हो जाती है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी है, वही चीज बिल्कुल सेम टू सेम। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज ए मोड ऑफ reproduction in which a male organism sperm fertilizes a female organism egg outside of the female's body। आगे बढ़ते हैं। इसी का जो आपका नेक्स्ट जो इसमें पूछा गया था, देखिए पहले तो डेफिनेशन पूछा गया था कि परिभाषा बताइए। अब क्योंकि हमारे 3-3 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो युग्मक जनन और पूर्ण भवन के बीच अंतर बताने हैं। तो यहाँ पर अंतरों का यहाँ पे टेबल बनाया गया है। 3 अंतर हमने लिख दिए यहाँ पे। नर तथा मादा जन्नोदो यानी कि गोनाड में अगुणित युग्मकों यानी गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। और यहाँ पर युग्मनज या युग्माणु जायगोट से संतति के विकसित होने की क्रिया को भ्रूण दोभव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन है दोनों की। इसके बाद में यहाँ पे ये अर्धसूत्री विभाजन होता है और ये सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और इसके बाद में ये युग्मक जनन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुक्र जनन और एक अण्ड जनन। और यहाँ पर जो है ये इसमें तीन क्रियाएं होती हैं, युग्मक जनन, निषेचन और विदलन या भ्रूण निर्माण। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें काउंट होती है। तो ये आपका डिफरेंसेस है, स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे आंसर है, ये टेबुलर फॉर्म में आप यहाँ से नोट करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में 17 नंबर, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का कारण और दो लक्षण आपको बताना है डाउन सिंड्रोम का, या फिर आपको बताना है टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार का कारण और दो लक्षण। तो टर्नर सिंड्रोम को मैंने बताया है, ये एक आनुवांशिक सिंड्रोम है जो कि असामान्य लिंग गुणसूत्रों के कारण होता है। यह केवल महिलाओं को प्रभावित करता है जिसमें एक्स गुणसूत्र अपूर्ण या अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसके लक्षण हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके डेफिनेशन। टर्नर सिंड्रोम इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग गर्ल्स एंड वुमेन्स। द कॉज ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज ए कंप्लीटली और पार्शियली मिसिंग एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि वुमेन में, गर्ल में जो है मादा में एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, केवल एक्स और एक्स है ना। तो अगर एक्स ही मिसिंग होगा तो इस टाइप की जो टर्नर सिंड्रोम की एक प्रॉब्लम हो जाती है और ये अनुवांशिक सिंड्रोम है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। इसका लक्षण की बात करें तो लक्षणों में आप इसका जो मेन लक्षण है वो है छोटा कद। ठीक है, सबसे छोटा कद मतलब बौने रह जाता है, हाइट नहीं बढ़ती है। बचपन और किशोरावस्था के दौरान अपने साथियों की तुलना में अधिक धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके साथ मान लीजिए आपके पड़ोस में 2-3-4 बच्चे हैं और उनमें से दो बच्चे एक ही साथ जन्म लेते हैं और उनके अंदर जैसे किसी किसी में थोड़ा बहुत अंतर हो, किसी में ज़्यादा अंतर हो, तो वहाँ पर ये दिक्कत होगी, वो भी गर्ल्स स्पेशली। ठीक है, स्तन का विकास अनुभव नहीं होता, मासिक धर्म नहीं होता और अंडा से छोटे और केवल कुछ वर्षों के तक ही कार्य कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका पूरा अंतर हमने जो है इसके लक्षण बता दिए। आगे बढ़ते हैं, इसी का इंग्लिश वर्जन सेम टू सेम जो ऊपर लिखा है, 5 चीजें मैंने पढ़ के बताई वही चीज यहाँ पे लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलवाहित रोग का नाम आपको बताना है, आपको सभी को पता हो, टाइफाइड वगैरह सब बता सकते हो। और मलेरिया रोग का जनक का नाम और इसकी रोकथाम। ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, बिल्कुल इजी। चलिए हम फिर भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हम यहाँ देखते हैं कि मलेरिया रोग कैसे होता है। यह रोग प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया मादा एनोलीज जाति के मच्छरों से मलेरिया रोग फैलता है। आपको केवल परजीवी का नाम बताना है, तो आपका प्रोटोजोआ लिख देना है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बचाव और रोकथाम आपको पता ही है, घर के अंदर जो छिड़काव करोगे कीटनाशकों का, घर के आसपास के गड्ढे नाली में पानी नहीं भरने दोगे। उसके अलावा साफ सफाई ज़्यादा ध्यान रखोगे। पेयजल के स्रोतों को समय समय पर आप इसमें दवाई का छिड़काव करोगे। पानी के स्थायी स्रोत जो हैं उनको आप चाहो तो उसमें मछलियाँ छुड़वा सकते हो। अगर वो पानी सड़ता है, गलता है, तो उसमें मछलियाँ रहने से वो ऐसा नहीं होगा और मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। और जहाँ पानी एकत्रित हो रहा है वहाँ पर जो है पानी पर मिट्टी का तेल
या फिर कुछ भी जला करके पूरा का पूरा जो है वहाँ पर उसको सही कर सकते हो। उसके अलावा खिड़की दरवाजियों पर जाले लगा सकते हो, मच्छरदानियों का उपयोग कर सकते हो। इस तरह से सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी। 3 नंबर में भैया कुछ तो चाहिए, 1 नंबर में तो हमने प्रोटोजोआ बता दिया। अब उसके बाद में क्या बताएं, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, तो 2 नंबर तो इसी में पूछे हैं, तो इसके लिए हिसाब से बात करनी पड़ेगी ना। यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है और कॉज बाई पैरासाइट माइक्रोजिम कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ठीक है। और ये प्रिवेंशन है जो मैंने ऊपर बताया, वही प्रिवेंशन मैंने नीचे लिखे हैं, इसमें घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन डी में आ चुके हैं बड़े क्वेश्चनों की तरफ, जो 4-4 नंबर के हैं, टुकड़ों में हैं। प्रिय संलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। एक निषेचित भ्रूण कोश यानी पुट्टी का नामांकित चित्र बनाना है। अथवा में आपका है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का वह कौन सा भाग है जो फल की रचना करता है, और सेब का आभासी फल का एक चित्र बनाना है। तो भैया हम सेब की बात करते हैं। सेब आभासी फल क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके जो है ओवरी में जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है। सेब का जो फल का विकास जो है वो थैलेमैनस में हो जाता है, ठीक है। तो पुष्पासन बोलते हैं, पुष्पासन, ठीक है, इसमें हो जाता है। इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं। स्ट्रॉबेरी भी इसका एग्जाम्पल है। कभी कभी पूछ लेता है कि फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप तो सेब पढ़ के जाओगे और सेब ऑप्शन में नहीं देगा, स्ट्रॉबेरी दे देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं फल की रचना जो है, इसमें दूसरा पार्ट पूछा क्या है कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो जो ओवरी यानी कि अंडाशय जो होता है, इससे होती है हमारी फल की रचना, ठीक है। इसके बाद में एक डायग्राम बोला इसने बनाने के लिए, तो ये रहा प्रभु डायग्राम, जिसमें हमने बता दिया है ये थैलेमस है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पासन। हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हो सीड्स यानी कि बीज हो गए, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे आप लिख दोगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखा गया है, घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। 20 नंबर, डीएनए को परिभाषित कीजिए। द्विकुंडली डीएनए की संरचना की विशेषताएं लिखिए। द्विकुंडली डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र भी बनाइए। भैया चित्र भी बनाएंगे और कुंडली का जो है हम परिभाषित भी करेंगे, ठीक है। संरचना की विशेषताएं भी बता देंगे सर, सारी चीजें करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे। और यहाँ पर डी कुंडली के पैकेजिंग को परिभाषित करना है, रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण लिखने हैं, या फिर न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाना है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो डीएनए वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेरे को वो लगता है, क्योंकि 2 बोर्ड में आ चुका है, 2 बोर्ड के पेपर मैंने सॉल्व किए तो उसमें ये आ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो पेपर है इसका सॉल्यूशन ये रहा इस क्वेश्चन का। डीएनए या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, कभी भी पूछ लेता है और हमें याद नहीं रहता, ठीक है। एक इसका और एक एचआईवी का, ठीक है। कल मैंने पेपर सॉल्व किया था एमपी बोर्ड का, उसमें इसका फुल फॉर्म आया था और एचआईवी का आया था। तो यहाँ पर ये एसिड अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बहुकोशिकीय जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक डीएनए का पूरा सेट होता है। तो ये हमने डीएनए को पूरी तरह से सिंपलेस्ट भाषा में समझा, ठीक है। आप बुक में पढ़ोगे नहीं मिलेगा। यहाँ पर इसका इंग्लिश वर्जन जो वही चीज़ है, डीएनए और डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग एंड ट्रांसफरिंग हेरिडिटी ट्रेट्स और जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ऑलमोस्ट एवरी सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन्स द कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए रिक्वायर्ड फॉर दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। द्विकुंडली डीएनए की खास विशेषताएं हमको बतानी थी भैया, मैंने 3 बताई है, ज्यादा क्या लिख के करोगे। तो यहाँ 3 है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसका आधार शर्करा फॉस्फेट का बना होता है। वह क्षार भीतर की ओर प्रक्षेपी होता है। नेक्स्ट है, दोनों श्रृंखलाएं प्रति समांतर ध्रुवणता रखती हैं और यानी कि बराबरी पर रहती है, ठीक है। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। और एडेनिन थाइमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन और साइटोसिनिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है, जिसके फलस्वरूप सदैव यूरिन के विपरीत दिशा में पिरामिडन होता है, जिससे कुंडली के दोनों रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है। तो भैया ये तो थोड़ा सा लंबा है, आप यहाँ हाइड्रोजन तक लिख दोगे ना, यहाँ से लेकर के केवल हाइड्रोजन तक, ये बेस्ट रहेगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख दोगे, ये बस आपका 3 जो अंतर है ये आप आसानी से याद कर सकते हो। ये आपका जो डायग्राम है, क्योंकि द्विकुंडली डीएनए का डायग्राम पूछा है, तो इस तरह का आप डायग्राम बना दोगे। ये डायग्राम आपके बुक में भी है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक ले रखी है आपने, तो नॉर्मली आपको ये डायग्राम बिल्कुल कलरफुल इसी तरह से डिजाइन नुमा मिलेगा। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन, ये चारों की चारों चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये पूरा का पूरा डायग्राम बनाया गया है। इसका इंग्लिश वर्जन बिल्कुल सेम सेम 3 पॉइंट वही लिखे गए हैं जो आपकी बुक में है। मैंने सोचा क्योंकि ये बुक में आपके इजीएस्ट थे और सबसे बेस्ट लगे मुझे, इसमें से आपको 2 पॉइंट याद करने हैं, 3 पॉइंट याद करने हैं, तो 3 पॉइंट में आपको यहाँ तक आपको देखना है, कहाँ तक, जहाँ तक हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, यहाँ तक, एच बॉन्ड तक, बस इतना याद करना, नीचे वाला मत याद करना क्योंकि लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना अगर लिख देते हो ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाने हैं इसमें,
क्लियर हुआ। और इसका डायग्राम जो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं वही डायग्राम सेम टू सेम, बस इसकी मीडियम जो है वो इंग्लिश हो जानी है। हुआ आपका जो पूरा कंप्लीट मैंने सोल्यूशन बताया, इसको एक बार और वीडियो को देखोगे तो ये याद हो जाएगा आपको, वीडियो गारंटीड है। अगर आप वीडियो को 2 बार केवल देखते हो तो आपको ये वीडियो याद हो जानी है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो अभी मैंने आपको बताए हैं इन सभी को आप याद कर पाओगे।